हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का क्लास 9 का जो अक्टूबर माह का मासिक जांच परीक्षा है उसका संपूर्ण हल। आज हम क्या देखेंगे तो देखेंगे आज हम क्लास 9 का जो नवंबर महीना का मासिक जांच परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा उसका संपूर्ण हल। और इसका यहाँ पर विषय है इसका इतिहास। और यह जो मासिक जांच परीक्षा का पेपर है वह जारी किया गया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका हल देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं सवालों में। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुविकल्प प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो उससे पहले क्या दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये सब जो बात बोला गया आपके लिए है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वह क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए यहाँ पर सिलेबस से ही लगभग पूछा गया है। तो पहला सवाल है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसका जो सही आंसर है एक नंबर का ऑप्शन नंबर घ होगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का ऑप्शन नंबर ग लुई 16वां। चलिए देखिए तीसरा में क्या है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्गों में। ठीक है, 3 वर्ग कौन कौन थे, अगर आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे 3 वर्ग कौन कौन थे। तो पहले जो वर्ग थे उसमें थे पादरी वर्ग, पहले में पादरी वर्ग थे, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे में जो किसानों इत्यादि होते थे वो सब रहते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा सवाल, द सोशल कंटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो पांचवा का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पांचवा का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 5 का ख। ठीक है ना, यानी कि रूसो। आगे देखिए छठा नंबर क्या है, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो 6 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख फरवरी की क्रांति। आगे चलिए सातम हिटलर कौन था। ठीक है, कहाँ का था नस्त तो वही पूछ रहा है, तो 7 नंबर का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख जर्मनी का तानाशाह। आगे चलिए यानी कि जर्मन का। आठवां में क्या है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल थे, तो क्या थे ये, तो आठवां का सही आंसर होगा आपका सामंतवादी। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं हम 9 नंबर, बस्तर कहाँ है। देखिए यहाँ पर बस्तर जगह है और पूछ रहा है कि यह कहाँ है, तो बस्तर जो है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा। आगे चलिए 10वां क्या है, इंपीरियल फॉरेस्ट। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख देहरादून। ठीक है, आगे चलिए हम चलते हैं अगला सवाल में। देखिए तभी हम ए नंबर सेक्शन का कर रहे थे, तभी हम बी नंबर सेक्शन में पहुंच गए। ठीक है ना, यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, विषय इतिहास जो भी आपका है, ठीक है, उस चीज़ को लिखा गया है। तो इसमें से पहला सवाल क्या है, फ्रांस में देखिए सबसे पहले अति लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे, 20 से 30 शब्द में ही आपको इसका उत्तर देना है। तो पहला इसमें यानी कि सवाल यानी 11वां सवाल क्या है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ठीक है, क्या परिस्थिति थी वहाँ पर जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हो गई, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। देखिए उत्तर क्या कर रहा है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। पहला परिस्थिति क्या था, सामाजिक असमानता। ठीक है ना, यानी कि समाज में असमानता फैला हुआ था। इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से कि फ्रांस सामाजिक असमानता से पीड़ित था, पादरी व कुलीन वर्ग शानो शौकत, ठीक है ना, का जीवन जीते थे और उन्हें जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि किसान और मजदूर कठिनाई भरा जीवन जीते थे, उन्हें भारी कर अदा करना पड़ते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अब देखेंगे इसका दूसरा स्थिति। ठीक है ना, दूसरा स्थिति चलिए हम देख लेते हैं कि दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है कि बदतर, ठीक है, बदतर आर्थिक परिस्थितियाँ, या आप इससे आसान ये वाला है निर्वाह संकट, इसको भी लिख सकते हैं। क्या है, ये सबसे आसान है। ठीक है ना, ये भी ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, लुई बहुत सा धन शासक शौकत लुई बहुत सा धन शान शौकत बनाए रखने तथा फिजूल के कार्यों में खर्च करता था। उच्च पदों की नीलामी की जाती थी जिससे प्रशासन में अकुशलता बढ़ रही थी, लोग इस व्यवस्था से तंग आ गए थे। ठीक है, इतना ही लिखना चाहिए आपको, लेकिन इसको भी आप लिख सकते अगर चाहेंगे तो। चलिए हम चलते अगला सवाल में।
देखिए यहाँ पर ये जो 11 नंबर का सवाल, इसमें 2 सवाल है, या आप अगर इसका जवाब लिखना है तो इसका लिखिए, और नहीं तो नीचे वाला का भी जवाब आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अथवा में दिया हुआ है। तो नीचे का भी सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। चलिए इसका देखते हैं जवाब क्या है। लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे क्या थी? तो चलिए इसका आप 3 मांगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अप्रैल थीसिस ठीक है ना, यानी कि लेनिन का अप्रैल थीसिस 3 को मांग क्या था? तो पहला मांग था युद्ध को समाप्त किया जाए, जो युद्ध वहाँ पर चल रहा था उसको समाप्त किया जाए। द वार वी ब्रॉट टू ए क्लोज, ठीक है ना, यानी कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, रोक दिया जाए। दूसरा क्या था? सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए, जो किसान ज़मीन जो ज़मीन था वहाँ पर वो किसानों से ले लिया गया था उनको दे दिया जाए, ठीक है ना। लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द परजेंट, ठीक है ना, परजेंट्स मैंने अभी सारा ज़मीन को दे दिया जाए। तीसरा क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंक भी नेशनलाइज्ड। तो चलिए इसका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिए आपको यहाँ पर ये सब बात नहीं लिखना है, ठीक है, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, ये सब बात नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 12 नंबर में जीविका संकट से आप क्या समझते हो, और फिर यहाँ अथवा में कुल्लक से आप क्या समझते हो। तो पहले देखते हैं जीविका संकट से आप क्या समझते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जीविका संकट का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप देखिए कह रहा है जीवन की ऐसी चरम सीमा जहाँ व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, तो वहीं से जीविका संकट की शुरुआत होती है, ठीक है। ओजी लिवलेट उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, पानी, आश्रय और कपड़े को सुरक्षित करने का साधन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें और थोड़ा कुछ देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर यहीं तक है, यहीं में इसका आंसर समाप्त होता है, और इसमें कुछ नहीं देखा जा सकता है, वो तो हम थोड़ा सा मिस्टेक मुँह से निकल गया, ठीक है। ये इसका आंसर ये कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कुल्लक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुल्लक से आप क्या समझते लिखा है, इसका आंसर दिया है उत्तर, ठीक है। क्या करा, रूस में जो किसान अच्छी हालत में थे उनके लिए यह नाम अर्थात कुल्लक प्रयोग में लाया जाता था। इसका मतलब है कि रूस में जो संपन्न किसान होते थे उन्हीं को कुल्लक कहा जाता था, ठीक है। तो फिर कहता है स्टालिन के कालांश के दौरान आधुनिक खेतों के विकास हेतु तथा उन्हें उद्योगों की भांति मशीनों से कमाने के लिए यह आवश्यकता समझा गया कि पूरे रूस में कुल्लक को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल्लक से क्या समझते हैं, यही मैनुअली क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रूस में संपन्न किसान हुआ करते थे, संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे किसान वर्ग से संबंधित, वो उनको ही कुल्लक कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, ठीक है। देखिए सब में अथवा है, आप एक ही गो का लिखिए, या तो 13 का लिखिए या तो इसका अथवा वाला लिखिए। हम आपको दोनों सवाल का जवाब बताते जा रहे हैं। इसका सवाल का जवाब देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी लिखा हुआ है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। क्या करा है, प्रमुख जनवादी अधिकारों की सूची जो आज हमें मिले हुए हैं, ठीक है ना, और जिनका जो उद्गम है कहाँ हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में। तो पहला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है, समानता का अधिकार। तीसरा है सुरक्षा एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की आज़ादी का अधिकार। पाँचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है कि ध्रुवीय शक्तियों में कौन देश था, ठीक है, अथवा का है। तो ध्रुवीय दोस्तों ये बहुत छोटा आंसर है, इसलिए आप इसका जो जवाब है नहीं लिखिएगा, ऊपर वाला का ही ठीक है, ठीक है। जनवादी वाला अधिकार वाला उसमें आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। देखिए सब दो नंबर का इधर, ठीक है। 30 शब्द वाला बात 2 नंबर में लिखना है। तो ध्रुवीय शक्तियों में कौन देश शामिल थे। तो चलिए इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख ध्रुवीय राष्ट्र थे, ठीक है ना। यानी कि जर्मनी, इटली और जापान तीनों ध्रुवीय देश में ध्रुवीय शक्ति में शामिल थे, ठीक है। तो ऊपर वाला का ही आंसर आप लिखिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि वन विनाशक किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं वन विनाशक का। देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि वन का क्या करा है कि वन का तेजी से काटा जाना या लुप्त होना वन विनाश कहलाता है, ठीक है। मानव प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु वनों पर निर्भर रहा है। वनों से उसे लकड़ी,
जलावन, पशुचारण, शिकार तथा दुर्लभ जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में तेजी से वनों की कटाई और लकड़ी का निर्यात आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या पूछा था कि वन विनाशक का मतलब होता है कि वन को अंधाधुंध कटाई। ठीक है ना, यानी कि वन का सफाई। और हम जानते हैं कि वन में केवल पेड़ पौधे ही नहीं होते, बहुत सारे जीव जंतु भी उसके साथ समाप्त हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वन विनाशक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चलिए जैकोबिन क्लब में संक्षिप्त टिप्पणी बताते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा, ठीक है ना, छोटा टिप्पणी लिखना है जैकोबिन क्लब के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं, ये भी सवाल 2 ही नंबर का है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जैकोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी मतलब छोटा सा टिप्पणी। ठीक है ना, 2 नंबर का है। तो अब हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, 1 2 3 पॉइंट से आप उसको बना सकते हैं। पहला है जैकोबिन, इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। ठीक है, यानी कि जो पेरिस का एक भूतपूर्व यानी कि पहले का कॉन्वेंट ऑफ सेंट हुआ करता था, उनके नाम पर ही जेकब का नाम पड़ा। ठीक है ना, जेकब के नाम से ही उनका जैकोबिन पड़ा। अब दूसरा क्या है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। ठीक है ना, यहाँ पर हिस्से होगा, क्या होगा, हिस्से। मतलब जैकोबिन क्लब के जो सदस्य होते थे वह समाज के पिछड़ा वर्ग से आते थे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा और चौथा भी देख लीजिए। 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 4, मतलब 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छा से मिलेगा। तीसरा क्या है, इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। ठीक है ना, आगे चौथा में देखिए क्या है, उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ठीक है, देखते चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए अब हम सी नंबर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में थे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है लघु है यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको 35 से 50 शब्द में इसका आंसर को लिखना होगा। तो देखिए इसमें के लिए नंबर कितना किया गया है, तो इसके लिए आपको 3-3 नंबर करके मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह अथवा करके यानी कि 2-2 सवाल है, बहुत आसान सा बनाया गया इस बार क्वेश्चन, मासिक टेस्ट नवंबर महीना का। तो चलिए देखते हैं इसका 15 नंबर का सवाल। देखिए 15 नंबर के सवाल में क्या है, लुईस सोलहवां का परिचय दे और बताएं कि उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। देखिए लुईस सोलहवां जो था एक प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बड़ा योगदान था। तो क्रांति में तो योगदान नहीं होता है, मतलब लुईस सोलहवां जिम्मेदार था। ठीक है ना, किसके लिए, फ्रांस की क्रांति के लिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, हमको कहा था कि लुईस सोलहवां का परिचय देने बोला था। ठीक है, और किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेवार था वह पूछा था। तो यहाँ देखिए लुईस सोलहवां 1774 से 1792 यानी कि 1774 में इनका जन्म हुआ और 1792 में इसका मृत्यु हो गया इनका। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले देखिए लुईस सोलहवां फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। ठीक है, फिर क्या है, लुई 15वें की मृत्यु के बाद 1774 ईस्वी में वह फ्रांस का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। उसे फ्रांस जैसे विशाल साम्राज्य का शासन चलाने योग्य आवश्यक शिक्षा तथा अनुभव प्राप्ति नहीं हो पाया था। ठीक है ना, नहीं हो पाया था। फिर क्या कहता है, चलिए देखते हैं फिर क्या करा है कि आपको 35 4 50 शब्द लिखना है। फिर कहता है, राजा बनते समय वह एक भला तथा सद्भावना वाला व्यक्ति था और उसकी नैतिकता तथा कर्तव्य परायणता भी बढ़ी चढ़ी थी, परंतु उसमें इच्छा शक्ति का अभाव था। ठीक है, इतना तक आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा कि यह जो फ्रांस का क्रांति में है किस प्रकार से उत्तरदायी थे। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम अभी। देखिए यहाँ पर दिया है कि लुईस सोलहवां किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि यह भी उसी का आंसर है। क्या करा, लुईस सोलहवां यहाँ 16वां नहीं। ठीक है, लुईस सोलहवां हमेशा अपने भोग विलास यानी कि खाने पीने का चीज़ में डूबे हुए रहते थे। जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, जनता परेशान थी, इनमें असंतोष भड़क रहा था तथा अतः जनता की अनदेखी ही फ्रांस की राज्य क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना था और ऐसा ब्लू 16 माह के कारण हुआ, इसलिए लोग 16 माह ही फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए जिम्मेवार था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अब। देखिए यहाँ पर अथवा में फिर से पूछा गया क्या कि रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। तो देखिए एक बार वहाँ पर रूस में घटना हो गया था और खून हो गया था बहुत लोगों का, दिन रविवार था इसीलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से खूनी रविवार का एक प्रदर्शन दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले क्या करा, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूसी की जार सेना ने शांतिपूर्व मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों को के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है, इतना में हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर देख लीजिए प्रदर्शन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, यानी कि जब रविवार को खून हुआ था तभी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन करें। तो देखिए चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्या है उत्तर है यहाँ पर, क्या है कि 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़ों आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। इसलिए छोटे छोटे किसानों से, ठीक है रुक जाइए थोड़ा सा, क्या छोटे छोटे किसानों से उनकी ज़मीन छीनकर राज्य के नियंत्रण में विशाल ज़मीन हुआ का टुकड़ा बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य के किसानों को मजबूर किया गया वे सामूहिक खेती करें। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका आंसर है। और भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है कि सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम कहलाता है। यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर आपको पूरा लिखना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हम। देखिए यहाँ पर अथवा में फिर से सवाल है, क्या है कि नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। ठीक है, नाजीवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, देखिए प्रश्न में था नाजीवाद के सिद्धांत। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर पहला है प्रजातीय उच्चता में विश्वास। इसमें क्या कहता है, इसमें फिर कह रहा है आर्यन या ट्यूटन जाति की सर्वोच्चता में विश्वास। आर्य प्रजाति सर्वश्रेष्ठ है। जर्मन लोगों का यह अधिकार है कि वे काले व पीले लोगों पर शासन करें व उनको सभ्य बनाएं। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट भी है, तीसरा पॉइंट भी है। आपको बताइए 5 पॉइंट कम से कम। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, राज्य की सर्वोच्चता। इसमें क्या कहता है कि नाजियों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना, जो एक मानोत्तर सर्वोच्च इकाई है। राज्य का व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अधिकार है। ठीक है, फिर क्या करें, सच्ची स्वतंत्रता राष्ट्र कल्याण हेतु कार्य करने में। आगे चलिए देखिए 3 नंबर पॉइंट, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, देखिए 3 नंबर का और 4 नंबर का भी हम पॉइंट देखेंगे। देखिए 3 नंबर का पॉइंट में क्या कर रहा है कि हिटलर राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य ही शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि उनमें भाषा, नस्ल, परंपरा, रीति रिवाज समान होने के कारण लोगों में एकता तथा सहयोग की मजबूत भावना होती है। ठीक है, आगे चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट, क्वेश्चन है चौथा पॉइंट क्या है। देखिए चौथा पॉइंट में कह रहा है कि प्रजातंत्र व मानववाद का विरोध। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि फारसीवाद, ठीक है ना, फारसीवाद की तरह नाजीवाद को भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उसका मानना था कि अधिकांश मूर्ख, कायर और निकम्मे होते हैं। ऐसे लोग शासन कुछ भद्र लोगों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, पाँचवा पॉइंट ही हम देखेंगे यहाँ पर। पाँचवा पॉइंट में क्या है, युद्ध, सैन्यवाद और विस्तारवाद में विश्वास। इसमें क्या कर रहा है कि नाजीवाद युद्ध में विश्वास करता था और शांति को प्रगति में बाधक समझता था। विस्तारवादी दृष्टिकोण के कारण ही जर्मनी ने शक्तिशाली सैन्य को अपना बनाया। ठीक है ना, अपनाया या अपना बनाया। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे, इसका हम आंसर देख चुके हैं। 5 सिद्धांत हम देखें। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे। नंबर 17वां नंबर में क्या है, वैज्ञानिकी वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। मतलब वैज्ञानिक का वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखने बोल रहे हैं, यानी कि छोटा से छोटा बात में लिखने बोल रहा है। लेकिन छोटा से छोटा बात में क्यों लिखे, हमको इसमें से कितना शब्द में लिखना है। देखिए ऊपर दिया है 35 से 50 शब्द, 35 से 50 शब्द होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो मतलब इसको शॉर्ट तरीके से अच्छा से लिखना है। 17वां नंबर का सवाल, वैज्ञानिकी वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग के द्वारा जंगलों के साधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। देखिए कह रहा है कि
वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करके जंगल का बचाएंगे। ठीक है, तो जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते, बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है, संसाधन में केवल पेड़ ही नहीं आते बल्कि इसमें बहुत जल जानवर, पौधे, मृदा व चट्टान भी आते हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी से मतलब है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके जंगल को बचाना। जैसे कि वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग करेंगे और हम लोग जंगल को बचाएंगे। ठीक है, जंगल को नष्ट होने से बचाएंगे, वहाँ पर जीव जंतु को अधिक समय तक जीवित रहने के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। चलिए देखते हुए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसका अथवा में है। ठीक है ना, अथवा वाला भी हम बताते हैं आपको। झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर झूमिंग कृषि। ठीक है ना, कहता है झूमिंग कृषि यानी कि स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इसको कहते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब है झूम झूम कर, यानी कि नाच नाच कर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर खेती करना। ठीक है, क्या कहता है, एक आदिम प्रकार की कृषि है। झूमिंग कृषि एक आदिम यानी कि पुराना प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों इत्यादि से जुताई करके बीजों को बोए जाते थे। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती थी और उत्पादन बहुत कम पाता था। ठीक है, तो झूमिंग कृषि का क्या मतलब है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए झूमिंग कृषि का मतलब है, इसको हम लोग दहन या कर्तन कृषि भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसका अर्थ है कि झूम झूम के खेती करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाके खेती करना, जिसमें हम लोग एक जगह जाते हैं, वहाँ पे जंगल को जलाते हैं, वनस्पति को जलाते हैं, उसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं पुराने तरीक़ों से। वहाँ पर जब खेती करने का उसका मृदा का उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाते हैं तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग झूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है ना, इसका नाम कर्तन और दहन कृषि भी है। इसका क्या नाम है, कर्तन और दहन कृषि भी इसका नाम है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और आप लोग इस तरह से वीडियो देखते हैं और यूँ चले जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस प्रकार की वीडियो हम लाते ही रहेंगे। जितना भी आपका मंथली असेसमेंट या फिर जो भी कुछ भी जेक से संबंधित बात है उसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्यूमा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए ड्यूमा का यहाँ बात दिया है। ठीक है ना, कहता है एक ड्यूमा सलाहकार या विधायकारी के साथ एक रूसी असेंबली है। ठीक है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको अगर लंबा करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं लंबा किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ड्यूमा एक प्रकार का सलाहकार या विधायी कार्यों के करने के लिए रूसी असेंबली है। ठीक है ना, इसे रूसी क्रांति के दौरान 1917 में भंग कर दिया गया था। ठीक है ना, क्यों भंग कर दिया गया था, अगर जानना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर क्या कहता है 1933 से राजड्यूमा रूसी संघ का निचला विधायी घर है, सम्राट रूसी की देर से संसद। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर है। तो दोस्तों अगर अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं। अगर आपको ड्यूमा का आंसर छोटा लगा हो तो आप प्रोपेंडा वाला बात लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रोपेंडा से आप क्या समझते हैं, प्रोपेगेंडा। ठीक है ना, प्रोपेगेंडा। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रोपेगेंडा, ठीक है ना, प्रोपेगेंडा को हम लोग कहते हैं अधिप्रचार। ठीक है, क्या कहते हैं लोग, अधिप्रचार। तो कहता है अधिप्रचार या प्रोपेगेंडा उन समस्त सूचनाओं को कहते हैं जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी बड़े जन समुदाय की राय और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संचारित करते मतलब फैलाती है। प्रचार का उद्देश्य सूचना देने के बजाय लोगों के व्यवहार और राय को प्रभावित करना या बदलना है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डी नंबर पर पहुँच चुके हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्द में देना है। ठीक है ना, 80 से 100 शब्द में इसका उत्तर देना है। देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या है। पहला नंबर में है फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला, यानी कि कौन कौन से ऐसे बिंदु थे या कौन कौन से ऐसे लोग थे या तो फिर समुदाय थे जिनको फ्रांसीसी क्रांति का फ़ायदा मिला। ठीक है, फिर इसी में पूछा है कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। फिर इसी में पूछा है कि क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी। तो देखिए इसमें से 19 और 20 दो सवाल है। ठीक है, और सवाल नहीं है, ये अंतिम क्वेश्चन है 5-5 नंबर के 10 नंबर का। ठीक है ना, 5-5 नंबर करके 10 नंबर। तो देखिए चलिए हम 19 नंबर का सवाल का हल करते हैं। तो चलिए इसको हल देखते हैं।
देखिए जिस तरह से पहला सवाल पूछा था उस प्रकार से चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन फ्रांसीसी क्रांति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कुलीन वर्ग को मिला। ठीक है ना, किसको मिला? कुलीन वर्ग को। इस क्रांति का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ। ठीक है ना, कि फिर कहते राज परिवार, कुलीन वर्ग तथा पादरी लोगों को इस बात पर अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। किसको सत्ता छोड़नी पड़ी? तो राज परिवार, कुलीन वर्ग तथा पादरी लोगों को। ठीक है ना, इस बात पर अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर और भी लंबा है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति से मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों को फ़ायदा मिला। दूसरी तरफ कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को सत्ता छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जाहिर है कि जिस समूह को सत्ता छोड़नी पड़ी उस समूह के लोगों को निराश होना पड़ा। ठीक है, होना पड़ा होगा। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हम इसका अथवा का सवाल। देखिए अथवा में क्या पूछा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के देश संदेश में अनेक अंतर्विरोध थे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है। उत्तर क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोधी थे। ठीक है ना, फिर कहता है 1791 के संविधान की एक बड़ी कमी थी, महिलाओं की उपेक्षा सारे अधिकार पुरुष को दिए गए और महिलाओं को उसने वंचित रखा गया है। इसके अलावा आबादी एक बड़े भाग को निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रख दिया गया, यानी उन नागरिकों के अस्तित्व को ही पूरी तरह नकार दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसका और भी आंसर देख लेते हैं हम क्या करा है। फिर कहता है लेकिन, ठीक है ना, क्या करा है, लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा से कम एक शुरुआत तो हो चुकी थी। तो देखिए अगर आप इसके पहले वाला का आंसर नहीं लिखेंगे तो यह आंसर लिख सकते हैं, ये अच्छा आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 20 नंबर है, क्या है, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। ठीक है, तो वन संरक्षण का उपाय का वर्णन करें, या तो फिर दो सूची बनाइए, एक सूची में फरवरी। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले हम 20 नंबर का आंसर देख लेते हैं, पहला वाला का, यानी कि वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण का मतलब है वनों को बचाना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि वन संरक्षण जैसा महत्वपूर्ण कार्य वर्ष में वृक्षारोपण जिसे सप्ताह मना लेने से संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए वास्तव में पंचवर्षीय योजनाओं की तरह आवश्यक योजनाएं बनाकर कार्य करने की जरूरत है। वह भी एक दो सप्ताह या मास वर्ष भर नहीं, बल्कि वर्षों तक सजग रहकर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। फिर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार बच्चों को मात्र जन्म देना ही काफ़ी नहीं हुआ करता, बल्कि उसके पालन पोषण और देखरेख की उचित व्यवस्था करना वह भी 2-4 वर्ष तक नहीं, बल्कि उसके बालिग होने तक आवश्यकता हुआ करती है, उसी प्रकार की व्यवस्था सतर्कता और सावधानी वन उगाने, उनका संरक्षण करने के लिए भी किया जाना चाहिए या किया जाना आवश्यक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या करा है, तभी धरती और उसके पर्यावरण की जीवन एवं हरियाली की रक्षा संभव हो सकती है। इस दिशा में और देर करना घातक सिद्ध होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आज से ही कार्य आरंभ कर देना नियतांक आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर फिर से क्या करा है, आज जिस प्रकार की नवीन परिस्थितियाँ बन गई है, जिस तेज़ी से नए नए कल कारखाने उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है, नए रामायण, यहाँ पर रसायन हो, क्या होगा, रसायन, गैस अणु उत्सर्जन, कोबाल्ट आदि बमों का निर्माण और निरंतर परीक्षण होगा। ठीक है, यहाँ पर परीक्षण जारी है। जैविक शस्त्र बनाए जा रहे हैं। इन सभी ने धुआं, गैस और कचरे आदि के निरंतर निःसरण से मानव तो क्या सभी तरह के जीव जंतुओं का पर्यावरण पर अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। ठीक है, देखते चलिए आगे क्या है कि केवल वन ही नहीं, ठीक है, क्या करा है, केवल वन ही है जो इस सारे विषैले और मारक प्रभाव से प्राणी जगत की रक्षा कर सकते हैं। उन्हीं के रहते समय पर उचित मात्रा में वर्षा होकर धरती की हरियाली बन रह सकती है। हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वन संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वन है तो नदियाँ भी अपने भीतर जल की अमृत धारा संयोजकर प्रभावित कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर पूरा हुआ, यानी कि कंप्लीट हो गया इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है पूरा पीडीएफ का। क्या है, दो सूची बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए, यानी कि लिखना है। तो एक में क्या लिखना है, फरवरी की क्रांति का लिखना है और दूसरा में अक्टूबर क्रांति। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर पहली सूची में क्या कर रहा है, फरवरी वाला बनाया है पहली सूची, ठीक है ना। फरवरी क्रांति 1917 की तिथियां यानी कि डेट और घटनाएं। पहला में क्या कर रहा है, 22 फरवरी दाहिने किनारे की एक फैक्ट्री में तालाबंदी। फिर कहता है अगले ही दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल। दूसरा में क्या कर रहा है, 24 और 25 फरवरी सरकार द्वारा ड्यूमा का स्थगन, ठीक है। तीसरा स्थगन, फिर राजनीतिकों द्वारा इस कदम की आलोचना। फिर इसी में है तीसरा, ठीक है। तीसरा में क्या है, 26 फरवरी क्या हुआ, श्रमिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, ठीक है। फिर 27 को क्या हुआ, 27 फरवरी श्रमिकों के द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला। फिर 5, 2 मार्च जार का पदत्याग, जार के शासन का अंत, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा सूची को। देखिए दूसरा सूची यहाँ पर अक्टूबर की क्रांति कुछ इस प्रकार से। पहला में क्या है, 16 अक्टूबर लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हथियाने के लिए राजी लिया। इस काम के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, ठीक है। दूसरा में क्या है, 24 अक्टूबर विद्रोह, ठीक है। क्या हुआ उस दिन, विद्रोह की शुरुआत हुई। 2 बोल्शेविकों समाचार पत्रों की इमारतों का पर नियंत्रण किया गया। इसके साथ ही टेलीफोन और टेलीग्राम विभागों पर नियंत्रण किया गया। विंटर पैलेस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। इन सरकारी गतिविधियों के जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति के सदस्यों ने फिर अनेक सैनिक ठिकाना, ठीक है ना, क्या है, अनेक सैन्य ठिकानों पर कब्जा, ठीक है ना। फिर कहता है किया, रात कब्जा किया, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, यानी रात होते होते पूरा शहर समिति के कब्जे में आ गया और मंत्रियों ने अपने पद से त्याग दिया। फिर तीसरा भी दिया है कुछ। तीसरा में क्या है, दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का पूरी तरह से कब्जा हो गया, ठीक है। फिर इसी में और तीसरा में क्या है, देख लेते हैं। फरवरी से संबंधित कुछ बात लिखा है कि फरवरी में होने वाली क्रांति में स्त्री व पुरुष दोनों ही श्रमिक शामिल हुए। बोल्शेविक नाम की एक महिला ने अकेले ही फसल हड़ताल की। बोल्शेविक मुख्य रूप से अक्टूबर में होने वाली क्रांति में शामिल थे। लेनिन और लियोन, ठीक है ना, त्रोत्स्की क्रांतिकारियों में प्रमुख नेता के रूप में शामिल थे। फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजवंश का अंत हुआ, जबकि अक्टूबर क्रांति के बाद सत्ता पर नियंत्रण बोल्शेविकों ने कर लिया और रूस में साम्यवादी दौर की शुरुआत हुई। इस प्रकार से इसका आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो पूरा वीडियो है, यानी कि जो PDF का पूरा वीडियो है 9 क्लास का, यानी कितने क्लास का, 9, ठीक है ना, क्लास 9 का जो हिस्ट्री है, क्या है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक है ना, हिस्ट्री इतिहास का जो मंथली असाइनमेंट है, यानी कि मासिक मूल्यांकन मंथली असाइनमेंट है, उसका संपूर्ण हल हमने देख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।